हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। और जैसा कि आपको दिख रहा है, राजभाषा हिंदी, यानी कि ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, TGT PGT एस्टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर भी ये टॉपिक जो है, ये जो आपका पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप आज हमारी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। और यूनिट नंबर 1 जो है हमने स्टार्ट कर रखी है, उसी की ये क्लास नंबर 25 रहने वाली है और अभी तक 24 वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो दोस्तों, जो भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ता है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही यूनिट नंबर 5 और 6 भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो यूनिट नंबर 1 की 25वीं वीडियो है और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट दोनों का सिलेबस सेम है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, PGT एस्टेट में और TGT एस्टेट में भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उन दोनों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डालती हूँ वो सारे मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो जो नया स्टूडेंट है उसको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। जब हिंदी भाषा को हम प्रयोग करते हैं तो अनेक रूपों में करते हैं। वो कौन कौन से प्रयोग हैं? एक तो कभी हम कह देते हैं राजभाषा हिंदी, कभी हम कहते हैं संपर्क भाषा, कभी हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो ये तीनों हैं क्या? इन तीनों के बारे में हम बारी बारी करके अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं राजभाषा हिंदी। तो राज का मतलब ये कि जितने भी हमारे प्रशासनिक कार्य हैं, कार्यालय हैं, न्यायिक कार्य हैं, या हमारे विधानमंडल हैं, या हमारे संसदीय जो मंडल हैं, उनमें सभी में भी जिस भाषा में प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा में काम किया जाता है, वो राजभाषा हिंदी कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजभाषा हिंदी जो शब्द है, ये राजभाषा शब्द कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या है, ये हम देखेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का सब्जेक्टिव तरीके से पेपर रहने वाला है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में इसे पढ़ेंगे। तो सन 1949 ईस्वी में C राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। अब दोस्तों, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इससे पहले 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। तो इससे पहले जब हमारा संविधान बन रहा था तो 1949 की बात है कि उस समय भारतीय संविधान सभा एक बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, और इस संविधान सभा में काफ़ी सारे सदस्य थे। तो उन्हीं सदस्यों में से C राजगोपालाचारी जी भी थे। इन्होंने एक बात कही, एक शब्द प्रयोग किया कि नेशनल लैंग्वेज के समानांतर, यानी कि नेशनल लैंग्वेज के बराबर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने, जैसे कि नेशनल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, स्टेट लैंग्वेज। तो स्टेट लैंग्वेज को जब संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया, यानी कि स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या किया गया? राजभाषा। तो हिंदी स्टेट, इंग्लिश में जिसे स्टेट लैंग्वेज कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब इस राजभाषा से तात्पर्य क्या है, कि राजभाषा है क्या? अब ये हम जानेंगे कि राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। तो संविधान ने ये कह दिया 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हिंदी की राजभाषा के बारे में भी ये कहा गया कि संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडल और न्यायपालिका, यानी कि जितने भी हमारे कोर्ट हैं,
इनके लिए स्वीकृत जो भाषा प्रयोग की गई, इनके लिए जिस भाषा को स्वीकार किया गया विधानसभा में, उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सरकारी कामकाज जो हैं सारे, और प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और संसद जिसमें लोकसभा राज्यसभा हैं, विधानमंडल ये स्टेट के अंदर होते हैं, संसद हमारे केंद्रीय स्तर पर होती है। तो ये विधानमंडल जो है हर स्टेट में होते हैं, विधानमंडल और विधान परिषद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा। और न्यायिक कार्यकलापों से मतलब है जितने भी हमारे कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके लिए जो स्वीकृत भाषा की गई थी संविधान में, जिस भाषा को स्वीकार किया गया था, उसे ही क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब राजभाषा किसे कहा जाता है? हिंदी को कहा जाता है। तो राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति, अब राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग है ये किया जाएगा, ये तो संविधान ने कह दी, लेकिन इसकी प्रगति के लिए कि क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य रहा, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो 1947 तक अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, और अंग्रेज लोग हैं जो अपना व्यवहारिक काम जो थे ये सारा अंग्रेजी में करते थे। तो उस समय हिंदी की जो स्थिति थी थोड़ी सी मुश्किल में थी, तो हिंदी की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा कुछ किया गया था। तो राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए ताकि हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए देखो यहाँ पर संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वे इस प्रकार हैं कि राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ आदेश जारी किए गए राष्ट्रपति के द्वारा, एक राजभाषा आयोग भी बना। तो उन सभी घटनाओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया 1952 में। अब हमारा देश 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, तो राष्ट्रपति का आदेश निकला 1952 में। और 52 में जो राष्ट्रपति ने आदेश निकाला उसमें क्या कहा कि जितने भी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति करने के लिए जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, वो नियुक्ति पत्र के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत यानी कि हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो ये ऐसा अगर आपसे पूछ ले यही प्रश्न, तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति ने जो 1952 में आदेश दिया था उसमें ये बात कही गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ से पेपर में प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हों। 1952 में तो राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया। उसके बाद 1955 में राष्ट्रपति एक आदेश और जारी करते हैं, और 1955 में आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। मतलब 1955 में आदेश दिया था कि अंग्रेजी का जहाँ जहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जनता के साथ जो अंग्रेजी में पत्र व्यवहार किए जा रहे हैं, जो प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में किए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ हिंदी में भी किए जाएं। पर साथ ही ये बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ की प्रमाणिक जो है माना जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने 1955 वाले आदेश में ये कह दिया कि कोई भी पत्र जो है वो अंग्रेजी में निकलता है तो हिंदी में भी उसको निकाला जाएगा, लेकिन नीचे ये लिख दिया जाएगा कि मान्य कौन सा होगा, अंग्रेजी वाला मान्य होगा। तो यहाँ से मैंने अभी पूरी वीडियो बना ली थी, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया था, तो इसके लिए वीडियो तो मैं दोबारा बना रही हूँ। ठीक है। 1955 में कुछ प्रयोजन मतलब कुछ कार्यों के लिए, कुछ उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निर्धारित। तो 1955 वाले आदेश में ही इन्होंने ये बात कही कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग किया जाएगा पत्र व्यवहार में और प्रशासनिक कार्यों में, लेकिन नीचे ये लिख दिया कि अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा। और 1955 वाले आदेश में ही हिंदी ये कुछ बातें कही, कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी प्रयोग भी निर्धारित किया गया। तो वो क्या प्रयोजन थे? यहाँ पर 5 प्रयोजन दे रखे हैं, 5 उद्देश्य, 5 कारण दे रखे हैं कि जनता के साथ जो पत्र व्यवहार होगा वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगा। प्रशासनिक जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, सरकारी कार्य पत्रिकाओं एवं संसद की जो रिपोर्ट होंगी वो हिंदी में भी होंगी और अंग्रेजी में भी होंगी। संकल्प रिजोल्यूशंस
व विधायी नियमों यानी कि जो भी विधेय बनेंगे, जो नियम पारित किए जाएंगे वो भी हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में, यानी कि जो आदमी हिंदी को जो स्टेट हिंदी को राजभाषा मान चुके हैं उनमें भी पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। संधि पत्र और करार में, राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले पत्रों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ये बात कही 1925 में 55 में राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, याद आपको रखनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है राजभाषा आयोग। एक राजभाषा आयोग बना और राजभाषा आयोग 1955 में बना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और राजभाषा आयोग की जो है वो अध्यक्षता किसने की? ये गंगाधर खेर ने की। बीजी खेर यहाँ पर कहा जाता है, बीजी खेर। तो याद रखना है, बाल साहेब की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। कब? 1955 में। इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए, अब हम ये पढ़ेंगे। राजभाषा एक आयोग बना था, वो राष्ट्रपति के आदेश थे 1955 में जो दिए थे। अब है कि एक राजभाषा आयोग बन जाता है 1955 में और उसके अध्यक्ष होते हैं गंगाधर खेर और इसमें कुछ 20-21 सदस्य होते हैं। इसमें लगभग 19 सिफारिशें लागू की जाती हैं। तो ये सारे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग कब गठित हुआ, राजभाषा आयोग कब बना? तो ये 1955 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? गंगाधर खेर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार से थे। अब राजभाषा आयोग ने क्या कहा हिंदी के बारे में, ये और देख लेते हैं कि परिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेरफेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शब्द बोले जाते हैं उनको थोड़ी बहुत हेरफेर के साथ हिंदी में स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखने चाहिए। अब जैसे आपने भी सुना होगा कि हरियाणा के अंदर भी दूसरी जो भाषा थी पहले तमिल थी, बहुत पहले। वो शायद एक मुख्यमंत्री आए थे, बंसी सिंह थे या कौन थे, उन्होंने उसे हटा के और फिर अब पंजाबी को कर दिया गया था। तो ऐसा भी हरियाणा में देखने को मिला था। तो हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, मतलब जो हिंदी भाषी क्षेत्र है के विद्यार्थी हैं उन्हें हिंदी तो पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक दक्षिण भारत की जो भाषा है उनमें से एक अवश्य सीखनी चाहिए। ऐसा किस में कहा गया? राजभाषा आयोग जो बना था 1955 में, उसमें ऐसा कहा गया था। अब मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ। तो और राजभाषा आयोग में क्या बातें कही गई थी, तो ये कुछ एक पॉइंट और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। 14 वर्ष तक के बच्चे को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा राजभाषा आयोग में कहा गया। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो भी कार्यालयों में, दफ्तरों में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक निश्चित सीमा के अंदर वहाँ जो वो काम कर रहे हैं उस कार्यालय में, उस कार्यालय के काम का ज्ञान हिंदी में हो जाना चाहिए। तो अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, और अगर अच्छा काम नहीं कर पाता है या काम ही नहीं कर पाता है हिंदी में तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ऐसा भी कहा गया राजभाषा आयोग में। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए, ये भी बड़ी अच्छी सिफारिश थी। और देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो ये सारे पॉइंट राजभाषा आयोग ने कहे थे, आपको याद रखना है। हिंदी के विकास का दायित्व तो सरकार के एक प्रशासन, अच्छा अब हिंदी का विकास किया जाए, इसका दायित्व तो भी किसी एक निश्चित प्रशासनिक इकाई को सौंपा जाना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास करने चाहिए, और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये सारी सिफारिशें किसने दी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें किसने कही? राजभाषा आयोग ने, हिंदी के विकास के संदर्भ में। अब आता है राजभाषा संसदीय समिति।
यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी हम लेते हैं। संसदीय राजभाषा समिति, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और अभी मैंने राजभाषा आयोग बताया, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है सारे। संसदीय राजभाषा समिति ये क्या थी? अब ये संसद में बनेगी, तो वही है। इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व, यानी कि जो ऊपर सुझाव दिए गए 1955 में जो राजभाषा आयोग बने थे, इन सभी की जो भी बात इसमें कही गई थी, इन सुझावों का क्या कोई देख रेख करेगा? तभी तो ये लागू होंगे, अदरवाइज सब अपने मन मर्जी करेंगे। तो इन सुझावों का परीक्षण यानी कि देख रेख करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। तो राजभाषा समिति को सौंपा गया और समिति ने 1959 में जो सुझाव दिए वो इस प्रकार थे। तो संसदीय जो राजभाषा समिति थी वो 1959 में इसने क्या सुझाव दिए, क्योंकि इसको एक दायित्व मिल चुका था राजभाषा हिंदी का। तो इसने क्या सुझाव दिए वो इस प्रकार से हैं कि जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर लें तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहें। अब संसदीय समिति ने ये बात कह दी कि जब तक हिंदी में काम नहीं हो पाता तब तक वो अंग्रेजी में करते रहें, और जो काम अंग्रेजी में होता रहेगा तो वो आज तक अंग्रेजी में होता रहा है, हिंदी अपना स्थान नहीं ले पाई। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण में छूट दे देनी चाहिए, ये भी कह दिया। उच्च न्यायालयों के निर्णयों यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि कोर्ट में जो फैसले दिए जाते हैं, जो आदेश आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए, ये सब गलत कर दिए यहाँ पर कि वो फैसले सारे अंग्रेजी में रहने चाहिए। ठीक है। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए, ये तो पूरी तरीके से अंग्रेजी के पक्ष में हो गए। इनके पीछे भी कोई कारण था, क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, हिंदी भाषी क्षेत्र थे, उन्होंने ये सब बातें रखने के लिए मजबूर किया था। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए, यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो 15 साल का समय दिया गया था कि 15 साल तक जो काम अंग्रेजी में हो रही हैं उन्हें अंग्रेजी में होने दिया जाए धीरे धीरे, और अंग्रेजी में भी हिंदी में भी होता रहे। और 1965 के बाद हिंदी क्या हो जाएगी? एक प्रधान भाषा बन जाएगी। और आज है 2025 और हिंदी की स्थिति आप देख ही रहे होंगे। ठीक है। उपयुक्त दोनों सिफारिशों पर, अब ये 2 सिफारिशें हमने पढ़ी, राजभाषा आयोग पढ़ा, राष्ट्रपति के आदेश पढ़े। तो उपयुक्त दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए, जो सिफारिशें ऊपर दी गई थी। राजभाषा आयोग ये पढ़ा हमने 1955, और संसदीय राजभाषा समिति 1959 की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने अब अपने कुछ आदेश दिए। उसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार से थे। तो ध्यान से, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, ये बात कह दी। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे, उन्होंने भी ये बात कह दी, तो अंग्रेजी को और ज़्यादा पुष्टि मिल गई। धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था तो तुम्हें पता है कि भारत में कभी किसी चीज़ की होती नहीं है, कह दिया जाता है। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए। विधायी आयोग यानी कि विधान इनमें जो आयोग बनते हैं, विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो विधि कोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनुदित हो सके। विधि मतलब जो हमारा संविधान से संबंधित जो शब्द होते हैं, विधि का मतलब कानून ही होता है एक तरीके से, और कानून किस में है? सारे हमारे संविधान के अंदर है। तो विधि से जो संबंधित शब्द है ना, वो हिंदी में भी अनुदित हो सकें, इसके लिए विधि कोश का एक निर्माण किया जाए। शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे, और इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं को भी मदद ली जा सकती है। राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार की जाए। तो कुछ एक ये बातें थी। और उसके बाद क्या हुआ कि और 2-4 पॉइंट हैं, ये और देख लेते हैं। उसके बाद इस आदेश के तहत 2 आयोग की स्थापना कर दी गई। मतलब ये सारी बातें जब हुई, यहाँ पर कहा गया कि एक शब्दकोश तैयार किया जाए, और तो ये क्या, इस आदेश के तहत 2 आयोग की स्थापना की गई। तो 2 आयोग कौन से बने? एक तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली
का आयोग। कहा ना इन्होंने कि विधि के लिए कुछ एक शब्दकोश का निर्माण किया जाए ताकि उसमें विधि से संबंधित जो शब्द हैं उनका वो अनुदित किए जाए। और विधि आयोग कहा एक विधि आयोग प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा। साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब जो है ना राष्ट्रभाषा एक अधिनियम बनता है। अधिनियम कब आया? 1963 और 1967। आप पीजीटी और टीजीटी के पेपर उठाकर देखें। जब मैंने एस्टेट दिया 2022 में तो ये 1963 वाला पेपर में आया था। तो हो सकता है 1967 में यथा संशोधित, मतलब इसमें संशोधन भी हुआ। तो राजभाषा अधिनियम है 1963। इसको हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और इनके सन वगैरह को लेकर ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इन सबको मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि राजभाषा हिंदी पढ़ी, हिंदी के प्रयोग के विविध रूप पढ़ रहे हैं। तो राजभाषा हिंदी हमने समझा कि उसका राजभाषा हिंदी से क्या तात्पर्य है। फिर राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति के लिए क्या क्या काम हुए। राष्ट्रपति ने आदेश दिए 1952 और 1955 में। फिर 1955 में क्या है कि एक राजभाषा आयोग बनाया जाता है, उन्होंने कुछ सिफारिशें दी यहाँ पर। उसके बाद ये सब हमने पढ़ा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे राजभाषा आयोग के। और संसदीय राजभाषा समिति के बारे में भी पढ़ा कि हिंदी के जो ध्यान रखने के लिए संसद में भी कोई एक समिति बननी चाहिए। तो ये संसदीय राजभाषा समिति बनी 1959 में। तो इसको भी कुछ काम सौंपे गए, ये यहाँ पर थे। इस समिति ने जो भी सुझाव दिए, इसके सुझाव नीचे दिए गए हैं, हमने ये पढ़ा। और ये इनकी जो है ये पढ़ने के बाद जो है कुछ उपयुक्त दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति का आदेश। अब राष्ट्रपति का क्या आदेश था ये और देख लेते हैं हम, क्योंकि मैंने ये पॉइंट आपको बता दिए थे। तो इसका तो हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया आपको, लेकिन ये रह गए थे थोड़ा सा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाएगी, ये हमने पढ़ लिया था। तो इसमें ना उपयुक्त दोनों सिफारिशों पर ये जो संसदीय समिति थी और जो राजभाषा आयोग था, इनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिए। तो ये क्या कहा, राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए उनमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार से थे। तो ये यहाँ पर दे रखे हैं, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो चुका है दोस्तों। और यहाँ से जो है ना एक अगली वीडियो हम और बनाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा क्लास नंबर 26 होगी, उसमें राजभाषा अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।